स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का इस खास एक्सप्लेनर में। आज हमारा फोकस है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर। एक ऐसी ऐतिहासिक लहर जिसने पूरे यूरोप का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत क्रूशल है, इसलिए हम इसका एक एक डिटेल बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डीप डाइव में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर वाइज एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे द यूटोपियन ड्रीम को, फिर द स्पार्क इन फ्रांस, उसके बाद द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जर्मनी और इटली का एकीकरण, और आखिर में विजुअलाइजिंग द नेशन। बस इन्हीं 6 स्टेप्स में ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, द यूटोपियन ड्रीम, यानी एक कल्पनादर्श सपना। 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू द्वारा बनाया गया एक बहुत ही मशहूर प्रिंट है जिस पर अक्सर एग्जाम्स में सवाल आते हैं। इसमें यूरोप के लोग एक लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं, ठीक एक लाइन में, और स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वंदना कर रहे हैं। ऊपर आसमान की तरफ देखें तो वहां ईसा मसीह, संत और फरिश्ते दुनिया भर के देशों पर भाईचारे का आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विजन था। उसी प्रिंट में जमीन पर बिखरे हुए मुकुट और कुछ खंडर भी दिखते हैं। ये दरअसल निरंकुशवाद यानी एब्सोल्यूटिज्म के अंत का प्रतीक हैं। ये एक लंबा भारी शब्द लग सकता है, पर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कीवर्ड है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी सरकार या शासन जिसके पास असीमित पावर हो, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और दमनकारी हो, उसे ही निरंकुशवाद कहते हैं। और यहीं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, यूटोपिया यानी कल्पनादर्श। सोर्यू का जो ये आर्टवर्क था वो असल में एक यूटोपिया ही था, एक ऐसी आदर्श दुनिया का सपना जो सच होने के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लगता हो। उस वक्त के यूरोप की कड़वी और बंटी हुई सच्चाई से ये एकजुट लोकतांत्रिक देशों का सपना कोसों दूर था। इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर अब उस सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस सपने को एक ठोस राजनीतिक शक्ति में बदला। हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रांस की चिंगारी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसने सिर्फ राजशाही को हटाकर सत्ता नागरिकों के हाथ में ही नहीं दी, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान भी बनाई। ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सितोइन यानी नागरिक जैसे आइडियाज ने लोगों को एक साथ जोड़ा। नया तिरंगा झंडा लाया गया, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना, और बाद में नेपोलियन की 1804 की सिविल कोड ने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। एग्जाम्स के लिए ये सारे स्टेप्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। इस सब के बाद आता है एक नया फेज, जो है वैचारिक संघर्ष। अब 19वीं सदी के मध्य का यूरोप बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था, और इनके अंदर चल रही थी 2 विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर। एक तरफ थे उदारवाद यानी लिबरलिज्म को मानने वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग। इन्हें चाहिए थी व्यक्तिगत आज़ादी, एक ऐसी सरकार जो लोगों की सहमति से बनी हो, और ज़ोल्वेराइन जैसे मुक्त बाजार। वहीं दूसरी तरफ था रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म। ये चाहते थे वही पुराना राजतंत्र और निरंकुश सत्ता। 1815 की वियना संधि इन्हीं रूढ़िवादियों की ताकत का एक बड़ा प्रतीक थी। ये कंपैरिजन एग्जाम रिवीजन के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। इन्हीं 2 अलग विचारों की टक्कर ने जन्म दिया हमारे चौथे टॉपिक को, क्रांतियों का युग। जब लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म आपस में टकराए तो पूरे यूरोप में बगावतों की झड़ी लग गई। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति ने बूरबॉन राजाओं को गद्दी से उतार फेंका। 1831 में पोलैंड ने रूस के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1845 में सिलेशिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। क्रांतियों का ये दौर इतना तेज था कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये लाइन बहुत ध्यान से याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछी जाती है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल हिस्से पर, जर्मनी और इटली का एकीकरण। चलिए देखते हैं कि कैसे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर असल देश बनाए गए। जर्मनी का बनना किसी रोमांटिक कविता जैसा नहीं था। यह बहुत ही कैलकुलेटेड और पावर से भरा प्रोसेस था। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं, बल्कि अपनी सेना और नौकरशाही की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। 7 साल के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 बड़े युद्ध लड़े और जीते। तब जाकर जर्मनी एक मुकम्मल राष्ट्र बना।
ये ऐतिहासिक घटना काफी कुछ बयां करती है। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल के एक बेहद ठंडे हॉल में केसर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। ये कोई आम जश्न नहीं था, ये असल में रूढ़िवादी सैन्य शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत का क्लियर डिक्लेरेशन था। दूसरी तरफ इटली के एकीकरण की कहानी बिल्कुल अलग और थोड़ी ड्रामेटिक थी। यहाँ एक अकेले लीडर का नहीं बल्कि कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था। जुसेपे मेत्सिनी ने अपने यंग इटली के जरिए वैचारिक बेस तैयार किया। फिर चीफ मिनिस्टर कावूर ने बड़ी चालाकी से फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया, और गैरीबाल्डी ने तो किसानों और वॉलंटियर्स की पूरी आर्म्ड फोर्स ही तैयार कर दी। आखिरकार 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली के राजा बने। एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ, साउथ के जिन अनपढ़ किसानों ने लड़ाई लड़ी, उन्हें लगता था ला टालिया किसी देश का नाम नहीं बल्कि उनके राजा की पत्नी का नाम है। सोचिए, राष्ट्रवाद का आइडिया लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और यहीं आती है हमारी आखिरी थीम, राष्ट्र की कल्पना। आखिर राष्ट्र जैसे अमूर्त विचार को आम लोगों को समझाया कैसे जाए? राष्ट्र कोई इंसान तो है नहीं, तो एक आम नागरिक जो शायद पढ़ना भी नहीं जानता, उसे देश के प्रति जुड़ाव कैसे महसूस हो? इसके लिए कलाकारों ने एक रास्ता निकाला, रूपक यानी एलेगरी का। जब आज़ादी या स्वतंत्रता जैसे किसी अमूर्त विचार को किसी इंसान या चीज के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। देश को एक चेहरा देने के लिए कलाकारों ने महिला आकृतियों का बहुत इस्तेमाल किया। एग्जाम में नेशनल सिंबल्स पर प्रश्न आते हैं तो इन दो मशहूर रूपकों को याद रखना बहुत जरूरी है। फ्रांस ने चुनी मारियान, जिनकी लाल टोपी और तिरंगा उनकी आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक हैं, और जर्मनी की पहचान बनी जर्मेनिया। जर्मेनिया के सिर पर ओक यानी बलूत के पत्तों का मुकुट है, क्योंकि जर्मन संस्कृति में ओक को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इन सब के बाद एक बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या होता है जब राष्ट्रवाद का ये खूबसूरत आदर्शवादी सपना बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच एक आक्रामक और मिलिटराइज्ड कंपटीशन बन जाता है? यही राष्ट्रवाद जब अपनी हदें पार करता है तो वो 20वीं सदी के दर्दनाक विश्व युद्धों का रास्ता तैयार करता है। इस एक्सप्लेनर को हम इसी सवाल पर रोकते हैं ताकि आगे के इतिहास को समझने की नींव बनी रहे। ये डीप डाइव एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार करने में जरूर मदद करेगा। रिवीजन करते रहिए और इतिहास को ऐसे ही गहराई से समझते रहिए।